स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसे जो प्रकृति या गुणधर्म जो कि नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखा जाए या ध्यान से बताया जाए तो ये मोलों या कणों की संख्या जो है ये विलेय के मोलों या कणों की संख्या है। ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गए कि ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे गुणधर्म जो विलयन में, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, विलेय के, सॉल्यूट के, उस पर डिपेंड करे तो वो क्या कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ हैं ये चार होती हैं। सबसे पहला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हम बारी बारी से देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। सबसे पहले देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो विलयन बनेगा, जब आप अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें जो विलयन होगा वो विलयन में विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका विलेय या सॉल्यूट होगा वो होगा नॉन वोलाटाइल। ठीक है, क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील। बेसिकली ये सॉलिड या ठोस वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और आपका जो विलायक होगा ये सॉल्वेंट बोलते हैं, ये आपका होगा वोलाटाइल, मतलब वाष्पशील। तो क्या देखा हम लोगों ने, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो विलयन या सॉल्यूशन हम देखेंगे उसमें विलेय और विलायक कैसे होंगे। विलेय सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील होगा। बेसिकली सॉलिड या ठोस जो पदार्थ होंगे वही यहाँ पे विलेय का काम करते हैं। और जो आपका विलायक होगा वो क्या होगा, वोलाटाइल या वाष्पशील। ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा वो वोलाटाइल होगा। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पे काम हो रहा है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले विलायक था। ठीक है, ये विलायक या सॉल्वेंट हमने ले लिया। ये विलायक कैसा है, ध्यान दें, ये विलायक कैसा है, वोलाटाइल है, वाष्पशील है। इसका मतलब क्या है कि इस विलायक या सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे, वाष्प बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, ये भरा हुआ है, ऊपर एक हमने ढक्कन लगा दिया, इसके वेपर्स बनेंगे ना। ठीक है, तो सरफेस पे, इस विलायक के तल पे जितने भी अणु होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो सब के सब क्या होंगे, वेपराइज हो सकते हैं, उनका वाष्प बन सकता है। क्लियर है, ये बात सही है ना। चलिए, कुछ यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर को, उस वाष्प दाब को हम दिखाते हैं P0 से। ठीक है, हम मान लेते हैं P0A है। क्लियर है, क्या बताया हमने कि हम पहले एक विलायक ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब होगा उसको हम मान लेते हैं P0A। ठीक है, ये नॉट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो विलायक या सॉल्वेंट ये प्योर कंपोनेंट है, शुद्ध पदार्थ है, कोई मिलावट नहीं आई है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने आपको बताया कि ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, इसके तल पे जो कण हैं यही वाष्पशील होते हैं, है ना। जब ये वाष्प बना लेते हैं तो इसके नीचे वाली जो लेयर होती है, इसके नीचे वाली जो परत आती है वो सतह पे आ जाती है, फिर वो क्या करती है, वो वाष्प, वो वेपर बनाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है।
तो देखते हैं, हम जानते हैं कि सरफेस पे जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, है ना, कैसे पार्टिकल्स, वाष्पशील पार्टिकल्स, वेपराइज हो सकने वाले पार्टिकल्स या वोलाटाइल पार्टिकल्स, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर या वाष्प दाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी विलयन में, ठीक है, इसी विलायक में हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस या अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ हमने मिला दिया। ठीक है, इससे हुआ क्या कि सतह पर, जो विलायक की सतह पर, जहाँ पर पहले सभी के सभी विलायक के कण थे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, उस सरफेस पे, उस सतह पर अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, अवाष्पशील विलेय के कण उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दें, सभी लोग ने चाय कभी ना कभी बनाई ही होगी। ठीक है, अगर आप दूध लेते हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं मिलाया है, तो दूध देखिए बड़े जल्दी उबल जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, तो जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती के कुछ कण सतह पर रह जाते हैं और बाकी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो जो चाय की पत्ती, उसका तो भाप बनता नहीं है, लेकिन दूध का भाप बनता है। तो दूध यहाँ पे जो विलायक है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, वोलाटाइल, वाष्पशील है, और जो चाय की पत्ती वो क्या है, नॉन वोलाटाइल या अवाष्पशील ठोस विलेय का काम वही चाय की पत्ती यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन आप दिमाग में अपने ध्यान से रख के सोचिए, क्या होगा, सतह पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे, अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे। उससे होगा क्या कि सतह पर विलायक के कणों की संख्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स के कणों की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। भाई आपने मान लीजिए एक चाय की पत्ती यहाँ पे डाली, ठीक है, जैसे चाय, ये आपका ये मान लेते हैं दूध की सरफेस है आपकी, आपने जब ये चाय की पत्ती डाली और ये सरफेस पे आके यहाँ रुक गई, तो यहाँ वाला जो दूध का कण था, दूध का पार्टिकल था, वो तो नीचे आ गया ना, वो नीचे आ गया। अब अगर वो नीचे आ गया तो वो वेपर बनाएगा नहीं, वो वाष्प बनाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो वाष्प दाब का कंट्रीब्यूशन था, वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात यहाँ क्या कही जा रही है, यही बात कही जा रही है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सरफेस पे वोलाटाइल सॉल्वेंट या वाष्पशील विलायक की जगह ले लेते हैं, जिससे वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि अब सरफेस पे वोलाटाइल सॉल्वेंट या वाष्पशील विलायक के कणों की संख्या क्या है, पहले से कम हो गई है। जब सरफेस पे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, विलायक के कण नहीं होंगे, तो उनका वेपर्स कैसे बनेगा, भाप कैसे बनेगा, और भाप नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा, तो प्रेशर नहीं लगेगा। तो जब आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, एक अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर हम इसको दिखा लेते हैं, मिलाने के बाद ये क्या हो गया, PA हो गया। ठीक है, और ये PA जो हो जाएगा, ये हमेशा P0A से कम होगा। कैसे कम होगा बताया। ठीक है, PA क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस पे, सतह पे वोलाटाइल सॉल्वेंट जो है, विलायक जो है, उसकी जगह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ले ली। अब क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स या अवाष्पशील जो कण हैं विलेय के, वो तो वेपराइज हो नहीं पाएंगे ना, वो तो वाष्पशील होते नहीं हैं, तो वो प्रेशर लगा नहीं पाएंगे, दाब लगा नहीं पाएंगे, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर में कमी आई ना, विलायक का जो वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वो कुछ था, और ये सोल्यूशन का है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये विलयन का वाष्प दाब हुआ। ठीक है, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो कमी आई, कमी क्या है, P0A माइनस PA, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा PA से दिखा लिया। तो ये जो डेल्टा PA है, ठीक है,
इसको हम नाम देते हैं वाष्प दाब का अवनमन, मतलब वेपर प्रेशर में कमी। इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? ये क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप जानते हैं ये पीए की क्या वैल्यू होती है। अगर आप राउल्ट के नियम को, राउल्ट लॉ को थोड़ा सा ध्यान रिकॉल करें तो पीए बराबर होता था पी नॉट ए एक्स ए। याद है ना? यही वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो डेल्टा पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए और ये हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, तो हमको मिला क्या यहाँ से? हमको मिला डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। इस रिजल्ट को घेर देते हैं और इसको चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। अभी जो आपने एक्स ए और एक्स बी देखा, ठीक है, ये क्या है? चलिए देख लेते हैं। ये जो एक्स ए है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर विलायक का मोल प्रभाज, और इसी प्रकार एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या विलेय का मोल प्रभाज। तो हमको यहाँ पर रिजल्ट जो मिला है वो ये है डेल्टा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, तो ये डेल्टा पी ए क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। और अगर हम देखें तो डेल्टा पी ए बाई पी नॉट ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा एक्स बी। ये एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या विलेय का मोल प्रभाज। तो ये जो डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए लिखा हुआ है, ये जो टर्म है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है? जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपसे कोई, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें पूछा जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पूछा है, तो आप ये फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा पी ए क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए। और अगर आपसे कोई पूछे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, तो क्या लिखेंगे? वो हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी ए। चलिए अब ये एक्स बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी ए बराबर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बटा एन बी प्लस एन ए, जहाँ पे एन बी और एन ए क्या है? एन बी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल, और एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल। ठीक है, इतना आप जानते ही हैं। अब आप एक कंडीशन ये मान लीजिए, एक एजम्पशन मान लेते हैं कि एन बी प्लस एन ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन ए। इसका मतलब क्या है कि एन बी और एन ए को जब जोड़ रहे हैं तो वो लगभग एन ए के बराबर है। इसका मतलब ये है कि विलायक में, सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट, विलेय का बहुत कम अमाउंट ऐड किया था। सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट आपने सॉल्वेंट में ऐड किया था, यही मतलब हुआ। तो इस इक्वेशन को अगर हम फिर से रीअरेंज करें तो हमको मिलता है, तो डेल्टा पी ए बराबर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स विलेय के मोल, और एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये डब्ल्यू बी क्या है?
विलेय का भार जो कि आपने विलयन में ऐड किया है, सॉल्यूट का वो वेट जो आपने सोल्यूशन में ऐड किया है। mb क्या है? मोलर वेट है किसका? उसी विलेय का, सॉल्यूट का। और WA क्या है? विलायक का भार, सॉल्वेंट का भार जो कि आपको दिया गया है। और MA क्या है? विलायक का मोलर भार, सॉल्वेंट का मोलर वेट। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा डेल्टा PA बटा P0A इज इक्वल टू WB MA अपॉन WA MB। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि आपके पास प्योर बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन है, जिसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कितना है? इतना है। तो शुद्ध है, क्वेश्चन में शुद्ध लिखा हुआ है, प्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? P0C6H6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब आपने उसमें क्या किया? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील आपने विलेय मिलाया, जिसका कितना अमाउंट लिया? 0.5 ग्राम उसमें मिला दिया। ठीक है, कितने में मिलाया? आपका जो बेंजीन का वेट दिया गया है वो कितना है? 39 ग्राम है। ये सब क्वेश्चन में मेंशन है। और ये जब आप मिला देते हैं इसको और इसको, जब मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन मिला, जो विलयन मिला, उसका वेपर प्रेशर, उसका वाष्प दाब कितना है? इतना है। तो ये हो जाएगा PC6H6। ठीक है, मोलर वेट बेंजीन का आपको ये पता है। तो अब ये पूछा है कि जो आपका अवाष्पशील विलेय था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था, उसका मोलर वेट कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा PC6H6 अपॉन P0 C6H6 बराबर WB इंटू M C6H6 बटा WC6H6 इंटू MB। हमको MB चाहिए। तो अब वैल्यू अगर हम रख लें तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P बराबर हो जाएगा आपका P0A माइनस P होता है, तो 0.85 माइनस 0.845। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.850 यहाँ से, बराबर WB कितना है? 0.5। ये M मोलर वेट बेंजीन का 78 है, बटा आपका ये 39 ग्राम बेंजीन लिया गया था और आपको MB निकालना है। तो जब आप यहाँ से MB के लिए सॉल्व करेंगे तो MB की वैल्यू हो जाएगी 170 ग्राम। तो क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, और वाष्प दाब का अवनमन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी ज़रूरत हो, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।